आज आपको एक चैलेंज देने आया हूं। आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी किस लेवल की है, अगले 10 मिनट में आप वो चेक करें। और आपकी जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो अगर अगले लेवल तक ना गई तो ये चैलेंज है, आप कमेंट बॉक्स में लिखना 10 मिनट बाद, और ये सीरीज जो मैं आज से शुरू करने जा रहा हूं वो आज ही बंद कर दूंगा। अक्सर ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन रहता है कि इन्वेस्टमेंट्स कहाँ करें, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज भी इतने ही ज्यादा हैं। चाहे वो स्टॉक्स हों, जो ज्यादातर लोगों की समझ में नहीं आता, ज्यादातर लोग उसे जुआ समझते हैं, या फिर म्यूचुअल फंड्स हों जो कि इतने ज्यादा नंबर्स हैं उनके और इतनी वेराइटीज हैं कि लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता उसके बारे में। चाहे क्रिप्टो, वो तो अछूत है क्योंकि गवर्नमेंट ने इतने सारे स्टिग्मा लगा दिए हैं उसके ऊपर कि ज्यादातर लोग तो समझते हैं कि क्रिप्टो में पैसा डूबता ही है, बनने का तो सवाल है नहीं। जहां तक रियल एस्टेट की बात है, जमीन या मकान पर उसमें इतना बड़ा अमाउंट इकट्ठे लगता है कि एक मुश्त उतना पैसा नॉर्मल एक मिडिल क्लास के लोग के पास होना मुश्किल है। तो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है, और अगले 10 मिनट बाद ये पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। और अगर अगर आपको ये क्लैरिटी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना। फिर वन बाय वन जितने एसेट क्लास मैं आज डिस्कस करूंगा उन सब के बारे में अगली सीरीज में वन बाय वन डिटेल्ड डिस्कशंस होंगे। मैं हूं सौरभ सुमन, आपका पर्सनल वेल्थ गाइड, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग बाय सौरभ। आज मेरे एक फ्रेंड का मुझे फोन आया, 40 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूं, कहां करूं? जवाब इतना सिंपल नहीं है, और खासकर जब जो इन्वेस्टर है उसे खुद ही इंसाइट नहीं है, खुद ही अवेयरनेस नहीं है, तो चाहे मैं कोई भी एवेन्यू उसे सजेस्ट कर दूं, उसे वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जो अगर उसे खुद आइडिया होता इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज के बारे में, तो जो कॉन्फिडेंस आता और जितनी शिद्दत के साथ वो इन्वेस्ट कर पाता और लंबे समय के लिए कॉन्फिडेंटली उस इन्वेस्टमेंट को रख पाता, वो चीज सिर्फ मेरे रिकमेंड कर देने से वो चीज नहीं होगी। इसलिए अफसोस की बात यह है कि हमारे स्कूल्स में न जाने एवोगाड्रो लॉ, ग्राहम्स लॉ और कितने सारे लॉ पढ़ा देते हैं, पर एक फिनेंशियल अवेयरनेस का लॉ या एक चैप्टर नहीं पढ़ाते हैं। इकोनॉमिक्स तो पढ़ा देते हैं, लेकिन पैसे कमाना लोग सीख जाता है, पर पैसे को इन्वेस्ट कैसे करें, पैसे को बढ़ाएं कैसे, ये ना सिखाते हैं। और ज्यादातर लोग इस पे फोकस भी नहीं करते हैं। जो किसी ने रिकमेंड कर दिया, जो किसी एजेंट ने रिकमेंड कर दिया, जो किसी भाई भतीजे ने रिकमेंड कर दिया, उसमें आंख मूंद कर पैसा डाल देते हैं। और रिजल्ट क्या होता है? जब आपकी आंखें 10 साल 15 साल बाद खुलती है तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी पजल्ड हो जाती है कि आप खुद ही नहीं समझ पाते हैं कि इस समंदर से निकलना कैसे है, और इस समंदर में कितनी मछलियां पकड़ी और कितने मगरमच्छों ने हमें खा लिया। ये बड़े अफसोस की बात है। सो फाइनेंशियल लिटरेसी इज मस्ट। मैं वन बाय वन डिस्कस करने जा रहा हूं जो एसेट क्लासेस हमारे यहां अवेलेबल है, और बहुत इजीली अवेलेबल है, खासकर जब इंटरनेट का प्रोलिफरेशन इतना ज्यादा है, आपके मोबाइल फोन में अवेलेबल है, एक क्लिक पे आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। अब वो जमाना गया हमारे दादा पर दादा के जमाने में जब फिक्स डिपॉजिट हम गाना सुनते थे तो फिक्स डिपॉजिट इज नॉट द ओनली एवेन्यू, और आज रेट ऑफ इंटरेस्ट इतने कम हो गए हैं कि ना ही तो वो सजेस्टेबल एवेन्यू है, मेरे ख्याल से तो मनी के ग्रोथ के लिए नहीं है, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट इतना हाई है। अगर आप फिक्स डिपॉजिट में पैसे रखेंगे तो इन्फ्लेशन आपके पैसे को खा जाएगा। ग्रोथ का तो सवाल होता नहीं है, इन्फ्लेशन को बीट करना भी फिक्स डिपॉजिट से मुश्किल है। तो मेरा मानना है कि फिक्स डिपॉजिट तो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिनको ना तो फाइनेंशियल समझ है और ना ही टेक्निकली इतने अवेयर हैं कि मोबाइल इंटरनेट वगैरह यूज कर सकें। तो बैंक पोस्ट ऑफिस में वो अपने पैसे रख सकते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि फिक्स डिपॉजिट के माध्यम से पैसा ग्रो नहीं होता है, डिप्लीट होता है समय के साथ। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ इन्फ्लेशन हाई है, महंगाई ज्यादा है, जिस रेट पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उससे। इसलिए हमारे लिए जो हम फाइनेंशियली अवेयर लोग हैं, जो आप बैठे इंटरनेट देख रहे हैं, जो यूट्यूब देख रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वो
टेक सेवी लोग हैं और एटलीस्ट 2-4 क्लिक करके अपने इन्वेस्टमेंट्स मैनेज कर पाएंगे। तो ये वीडियो आप लोग के लिए ही है। जो लोग फाइनेंशियली जो टेक सेवी नहीं हैं उनके लिए शायद मुश्किल होगी। 1-2 एवेन्यूज में बताऊंगा, लेकिन जरा सी मुश्किलें उनके लिए ज्यादा होंगी। बात करते हैं सबसे पहले एवेन्यू के बारे में, इन्वेस्टमेंट एवेन्यू, और वो रहा सबसे जाना माना नोटोरियस हमारा स्टॉक्स। बहुत सारे लोग जुआ समझते हैं स्टॉक मार्केट को। ये लोग कौन हैं? जिन्होंने सुना है कि रातों रात कोई कंगाल हो गया, उसने 1 लाख रुपए डाले और 10,000 रह गए। क्यों रह गए? कभी ये पूछा उससे कि उसने ऐसा क्या गुल खिलाया? स्टॉक्स लेकर रातों रात 1 लाख रुपया, 10,000 रुपया तो रहेगा नहीं। तो उसने किया क्या, मैं आपको बताता हूं। उसने की या तो इंट्राडे ट्रेडिंग या उसने किया फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ये दोनों इस तरह के खतरनाक इंस्ट्रूमेंट हैं कि सेबी की भी रिसर्च है जो कहती है कि जो लोग एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं उसमें से 95% लोग पैसा लूज करते हैं। तो पहली बात, शेयर मार्केट सट्टा बाजार नहीं है। गांठ बांध लो, शेयर मार्केट में एफएनओ, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, इनसे दूर से तौबा। नहीं, इसका नाम भी समझने की जरूरत नहीं है। अगर आपको समझ नहीं आया कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या है तो बहुत खुशी की बात है कि आप इसको नहीं समझते हो। बस इस वर्ड को याद रख लो कि अगर आगे से कोई सजेस्ट भी करे तो एफएनओ यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करनी है। ठीक है। अब रही बात, स्टॉक्स बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट हैं लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी के लिए। हम यहां बैठे हुए हैं, हमने रिलायंस का स्टॉक खरीद लिया। वहां मुकेश भाई दिन रात मेहनत करके पसीना बहा रहे हैं और तब रिलायंस के लिए रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, और हम यहां घर बैठे बैठे उन्होंने जो पैसे कमाए उसमें से हिस्सा ले रहे हैं। इससे अच्छा इंस्ट्रूमेंट क्या हो सकता है? अब आप अपने लालच में पड़ जाएं। देखो, शेयर मार्केट इज बेसिकली द प्ले ऑफ इमोशंस, ग्रीड एंड फियर। लालच और डर, इसी का प्ले है स्टॉक मार्केट। अगर आपने इन दो इमोशंस को जीत लिया तो शेयर मार्केट से पैसा कमाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ग्रीड कब? जब स्टॉक्स बढ़ना शुरू होता है, जब प्राइस बढ़ते हैं 100 का, 125, 130, लालच बढ़ती जाती है कि अभी तो और बढ़ेगा, अभी तो और बढ़ेगा। आप रखे होते हो और किसी दिन अचानक से कोलैप्स हो जाता है और आप डर जाते हो। यहां आया फियर का इमोशन। अब आप डर गए, अरे जो मैंने 100 का खरीदा वो तो 80 का रह गया, वो तो 70 का रह गया। अब फियर ने आपको ओवरटेक कर लिया, ओवर पावर कर लिया। अब आप डर के मारे क्या करोगे? उस शेयर को बेच दोगे, और यही रहा, आप हार गए। इस ग्रीड एंड फियर के इमोशन के इंटरप्ले के बीच में आप फंस गए और आपने पैसे लूज कर दिए। अगर इस इमोशन पे आपने कंट्रोल कर लिया होता, कैसे कंट्रोल करते? कुछ डिसिप्लिन, कुछ रूल्स, कुछ लॉज। हर चीज को लॉ जब प्रिवेल करती है, कंट्रोल करती है, तो शेयर मार्केट को क्यों नहीं, और आपके इमोशंस को क्यों नहीं? बस छोटी छोटी बारीक चीजें हैं जो समझने की जरूरत है। हमने इन्वेस्ट किया, सपोज करो, एक एग्जांपल दे रहा हूं, कहीं से ये रिकमेंडेशन नहीं है, शेयर रिकमेंडेशन, एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मैंने इन्वेस्ट किया मान लो रिलायंस में। रिलायंस इंडिया की टॉप कंपनीज में से है। अगर मुझे ये कॉन्फिडेंस है कि रिलायंस टॉप कंपनीज है, या फिर एचडीएफसी बैंक या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनके शेयर्स में मैंने इन्वेस्ट किया, और मैं ये जानता हूं कि रिलायंस डूबेगी नहीं। अगर रिलायंस डूबी या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डूबा या फॉर एग्जांपल टाटा की कोई बड़ी कंपनी डूबी, तो पूरी इंडिया की इकोनॉमी ही कोलैप्स कर जाएगी। सो इवन सेबी हैज कैटेगराइज्ड देम एज टू बिग टू फेल। दीज कंपनीज आर टू बिग टू फेल। अब हम में ये कॉन्फिडेंस है,
हमने मान लो 100 रुपए के लेवल पे उसमें पैसा इन्वेस्ट किया। करने के बाद वो अगर 90 आता है, 80 आता है, तो क्या डरने की जरूरत है? ऐसी कंपनीज में डरने की तो जरूरत नहीं है। दूसरा पॉइंट, हमारे पास सरप्लस फंड हमेशा ही होना चाहिए कि मान लो 100 की चीज हमने 100 में ली और जब वो 90 आ गई तो फिर मेरे पास थोड़ा सा पैसा होना चाहिए कि हम उसमें डाल सकें। ऐसा नहीं कि एक मुश्त हमने सारा का सारा फंड अपना एक बार में ही डाल दिया, ग्रेजुअली, स्टेप वाइज। तो अच्छी कंपनीज हमने चूज की, हर लेवल पे, मान लो 100 के लेवल पे इन्वेस्ट किया, उसके बाद 95 पे भी किया, 90 पे भी किया, 80 पे भी किया। अगर वो गिरती गई, नहीं गिरी, बहुत अच्छी बात है, वी आर गेटिंग प्रॉफिट। और ऐसी अच्छी कंपनीज की इंडिया में कमी नहीं है। गलती कहां होती है? जब आप पेनी स्टॉक के चक्कर में पड़ते हैं कि मुझे 1 रुपए का शेयर चाहिए, मुझे 2 रुपए का शेयर चाहिए। वो 2 रुपए का शेयर इसलिए है क्योंकि वो 2 रुपए के लायक ही कंपनी है। कभी इस चक्कर में मत पड़ो कि वो सस्ता प्राइस है उस स्टॉक का तो हम उसे ले लें और उसमें ग्रोथ की ज्यादा संभावना है। डोंट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ पेनी स्टॉक्स। वो कभी भी आपको लॉन्ग टर्म में वो फायदा नहीं दे पाएगा, और उसी में जब नुकसान होने लगेगा तब आपकी रातों की नींद हराम होने लगेगी। आप एक मुश्त बेच दोगे और पूरे मोहल्ले में घूमते फिरोगे। स्टॉक मार्केट के चक्कर में मत पड़ना। गलती कहां की? आपने खुद की। एक तो शेयर गलत चुना, एवरेजिंग के लिए पैसा नहीं है, एक मुश्त सारा पैसा डाल दिया, और जब गिरा तो फियर हैज जस्ट ओवरटेकन योर इमोशंस एंड तुमने सारा का सारा स्टॉक बेच दिया। तो ये गलतियां खुद न करोगे और इल्जाम स्टॉक मार्केट को दोगे, ये नहीं चलेगा। स्टॉक मार्केट इज वेरी गुड एवेन्यू। आगे की सीरीज में अगर हम डिस्कस करते हैं तो हमारा नेक्स्ट सीरीज स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टिंग के ऊपर ही होगा। एक चीज और कहना चाहूंगा कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी तो हम बीएसई और एनएसई के लेवल से निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहां मिस क्या कर रहे हैं? हम मिस कर रहे हैं एप्पल जैसी कंपनी या एनवीडिया जैसी कंपनी या अमेजन जैसी कंपनी या मेटा जैसी कंपनीज। इनकी ग्रोथ स्टोरीज बहुत हाई है इन कंपैरिजन टू द ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया। तो हमारे पास ये एवेन्यू भी आज इंडिया में है। गवर्नमेंट लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत ये अलाउ करती है कि हम हर साल एक पर्टिकुलर अमाउंट फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये पूरी तरह लीगल है। आप अपने बैंक्स के थ्रू वो पैसा ट्रांसफर करके और फॉरेन स्टॉक्स खरीद सकते हैं। नैस्डैक में जो लिस्टेड है, S&P 500 में जो लिस्टेड हैं, या फिर चाइनीज स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज लिस्टेड हैं, उनके थ्रू। और आगे मैं डिस्कस करूंगा कि ऐसे म्यूचुअल फंड्स भी हैं जो आपका पैसा फॉरेन मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कभी भी सिर्फ इंडिया की अपॉर्चुनिटी तक ही सीमित ना रहें। स्टॉक मार्केट अथाह है, अपॉर्चुनिटीज भी बहुत बड़ी है। तो जो टॉप कंपनीज वर्ल्ड की हैं उनमें भी जरूर इन्वेस्ट करें। आगे समझने की जरूरत है और आगे की सीरीज में हम 1 बाय 1 सारा ही डिस्कस करेंगे कि कैसे इंडियन स्टॉक मार्केट्स को इंटेलिजेंटली हैंडल करें और साथ ही फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में भी कैसे इन्वेस्ट करें। तो ये थी पहली अपॉर्चुनिटी स्टॉक्स की। सेकंड, इसी से मिलती जुलती चीजें हैं म्यूचुअल फंड्स, जो इतनी सारी हैं। अगर म्यूचुअल फंड हाउसेज इतने सारे और उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज के म्यूचुअल फंड्स आपको ओवरऑल कंफ्यूज कर देते हैं। लार्ज कैप जो इंडिया की टॉप कंपनीज हैं, मिड कैप जो मिडिल वाली हैं, स्मॉल कैप, वैसे ही कुछ फ्लेक्सी कैप होते हैं फंड्स, ऐसे ही कुछ मल्टी कैप फंड्स होते हैं, तरह तरह के फंड्स हैं। ये किन के लिए है? अगर आपके पास फिनेंशियल लिटरेसी कम है, आप टाइम कम दे सकते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ वक्त भी देना पड़ेगा और कुछ ना कुछ आपके अंदर फिनेंशियल लिटरेसी, फिनेंशियल समझ भी होनी चाहिए। अगर इन दोनों चीजों की कमी है, अगर आप टाइम नहीं दे सकते हैं या फिर स्टॉक मार्केट आपका मन नहीं है कि मुझे इतना दिमाग लगाना है कि कौन सा स्टॉक कब लूं और कब बेचूं, अगर आप ये वक्त स्पेयर नहीं कर सकते हैं तो यू हैव टू टेक द हेल्प ऑफ सम एक्सपर्ट। वो एक्सपर्ट कौन? पोर्टफोलियो मैनेजर उस म्यूचुअल फंड का। नेचुरली हमें पता नहीं है, वो हमारे बदले हमारे फंड्स को हैंडल करेगा। जिस भी फंड में वो सही समझेगा उसमें वो इन्वेस्ट करेगा। जिस भी स्टॉक में वो सही समझेगा उसमें हमारे पैसे डालेगा।
जिस वक्त समझेगा सही उस वक्त उसमें से निकालेगा और दूसरे स्टॉक्स में डालेगा। हमने उसकी एक्सपर्ट गाइडेंस ली और उसके लिए वो बहुत ही नॉमिनल चार्ज करते हैं। उसका एक्सपेंस रेशियो आप चेक कर सकते हैं और अपने चॉइस के हिसाब से म्यूचुअल फंड हाउसेस चूज करके और उसमें अपने पैसे डाल सकते हैं। लिक्विडिटी की कोई रिस्क नहीं है उसमें। जिस दिन आप क्लिक करेंगे अगले 2-3 दिन में पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। हाँ, ये बात जरूर है कि इसमें भी 2 टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स होते हैं। एक होता है रेगुलर और एक होता है डायरेक्ट। रेगुलर वो होता है जो किसी बैंक के थ्रू या किसी एजेंट के थ्रू आपने इन्वेस्ट किया। अब उसमें हर महीने या जब भी आप पैसा डालेंगे तो उसमें से एक एजेंट कमीशन या बैंक कमीशन कट के और फिर आपका पैसा इन्वेस्ट होगा। वो होता एक छोटा अमाउंट है लेकिन लंबे समय में वो काफी बड़ा अमाउंट बन जाता है। इसलिए हमेशा ही कभी भी रेगुलर फंड में इन्वेस्ट ना करें, हमेशा ही डायरेक्ट फंड। आपने जितना पैसा दिया वो सारा का सारा पैसा आपके उस फंड में इन्वेस्ट हुआ और आपको उस पैसे के एनएवीज, नेट एसेट वैल्यू कहते हैं, जो म्यूचुअल फंड के यूनिट रहते हैं उसको, तो एनएवी आपको अलॉट हो गए। इसके लिए कोई डीमैट की जरूरत नहीं होती है, आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हर बैंक के ऐप हैं, म्यूचुअल फंड हाउसेस के ऐप हैं और एक जन सेंट्रलाइज्ड ऐप भी है जिसका नाम है म्यूचुअल फंड सेंट्रल, एमएफ सेंट्रल। वो उस पे आप कंप्लीट जितने म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं उनमें से किसी के ऊपर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत हद तक सेफ है, स्टॉक के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा सेफ है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। इसमें आप एक मुश्त पैसा भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास इकट्ठे पैसा है आप एक मुश्त डाल दें। अगर आपकी सैलरी आ रही है हर महीने, आप डिसाइड कर लें और वो सिस्टम ऑटोमेट हो जाएगा एसआईपी के फॉर्म में कि हर महीने मान लो 30 तारीख को सैलरी आई आपकी, हर 1 तारीख को आपके अकाउंट से 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 3,000 रुपए अपने आप कट जाएंगे, जो भी आप डिसाइड करेंगे। और ऐसा नहीं है कि एक बार आपने डिसाइड कर लिया तो आप उसे रोक नहीं सकते हैं। अगर किसी मंथ आपके में एक्स्ट्रा खर्च, किसी तरह का एक्सपेंस बढ़ गया घर में, तो आप उसको उस मंथ के लिए पॉज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो आपका क्लोज हो जाएगा, अगले मंथ फिर कटेगा। चाहे जितने महीने के लिए हम चाहें उसे पॉज कर देंगे। जब पैसे सरप्लस हैं तो हम उसमें फिर से अनपॉज कर दोगे, वो पैसा कटने लगेगा हमारे अकाउंट से। अगर किसी मंथ ज्यादा पैसे आ जाते हैं तो हम इस अपने फंड को टॉप अप भी कर सकते हैं। फंड्स बहुत तरह के होते हैं। इसी में मैं बता रहा था कि जैसे कि फॉरेन फंड्स भी होते हैं। ऐसे म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं जो आपके पैसे नैस्डैक में या S&P 500 में या हैंगसेंग इंडेक्स में, इन सब में भी डालते हैं। तो इनके थ्रू आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट का भी फायदा उठा सकते हैं। जहां तक सवाल है कि कौन से फंड में डालें, मेरा मानना है कि फ्लेक्सी कैप फंड, इसमें हम म्यूचुअल फंड हाउस का जो पोर्टफोलियो मैनेजर है उसको हम ये फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं कि वो अपनी समझ के हिसाब से लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या जिस भी फंड में वो चाहे, जिस भी स्टॉक्स में चाहे, वो पैसा हमारा इन्वेस्ट कर सकता है। हमने उसे ये फ्लेक्सिबिलिटी दी फंड मैनेजर को, और ग्रोथ की संभावना भी इस केस में ज्यादा होती है, क्योंकि हमने अगर उसके हाथ बांध दिए कि हमने लार्ज कैप फंड लिया तो उस बेचारे को लार्ज कैप शेयर्स में ही इन्वेस्ट करेंगे। भले ही उसे नजर ये आ रहा हो कि स्मॉल कैप कोई शेयर है, उसमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, पर वो मिस कर जाएगा क्योंकि आपने उसके हाथ बांध दिए हैं। वो स्मॉल कैप खरीद ही नहीं पाएगा या फिर मिड कैप में। तो लाइकवाइज यू शुड गिव फ्लेक्सिबिलिटी टू हिम। हमें रिटर्न से मतलब है, हमें उस बेचारे के हाथ बांध के क्या फायदा, हमें रिटर्न कमा के दो। सो फ्लेक्सी कैप फंड्स very easy to just manage by the portfolio managers, so you could go for flexi cap funds. आगे जब हम बातें करेंगे तो एक सीरीज आएगी हमारी म्यूचुअल फंड हाउसेस के बारे में, उनके अलग अलग टाइप्स के बारे में, और फॉरेन म्यूचुअल फंड्स के बारे में अलग से हम डिस्कस करेंगे। तो ये रही बात म्यूचुअल फंड, जो सेकंड चीज थी। थर्ड, हमारे देश में बहुत पॉपुलर रियल एस्टेट। पुराने जमाने से ही लोग खरीदते आए हैं कि कुछ नहीं समझ में आया तो जमीन खरीद ली, अब तो मकान खरीद लिए, नया क्रेज मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट में फ्लैट खरीद लिया। बहुत सुंदर सोसाइटी है, बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है,
बहुत अच्छा जिम है, क्या जिम के लिए इतने पैसे देने हैं? जो करोड़ों रुपए आपसे बिल्डर ले लेते हैं, ये दिखाकर कि इतना खूबसूरत वाटर बॉडी बना दी है हमने। उस वाटर बॉडी को कितने दिन मेंटेन रखेंगे? अगर रख भी लिए तो क्या इतने करोड़ों रुपए हम उस वाटर बॉडी के लिए देना चाहिए? और खासकर तब जब एफएआर हर दिन बढ़ता जा रहा है। अभी रिसेंटली यूपी में डिसीजन आया, नोएडा और आसपास के एरिया में, कि उन्होंने एफएआर बढ़ा दिया। एफएआर बढ़ाने का ये मतलब कि ये बिल्डर्स अब और ज्यादा फ्लोर कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे, और ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग्स बनेगी। रिजल्ट क्या होगा? सप्लाई और बढ़ेगी। लॉन्ग टर्म में आप क्या समझते हैं, जब ये सोसाइटीज पुरानी होती चली जाएंगी, इनकी बिल्डिंग जर्जर नहीं होगी? इन्हें कौन मेंटेन करेगा? और जो नया बायर आएगा वो प्रेफर करेगा कि मैं नई सोसाइटी में फ्लैट लूं जहां और ज्यादा एमिनिटीज हैं। तब आपके लिए वो फ्लैट बेचना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो फ्लैट मेरे हिसाब से डेप्रिशिएटिंग एसेट है, इसकी कीमत घटती है समय के साथ। कम कीमत अगर आपको शॉर्ट टर्म में रियलाइज हुआ हो कि गुड़गांव में फ्लैट्स की कीमत बढ़ गई, शॉर्ट टर्म में बढ़ गई होगी, लेकिन जैसे ही 10 साल 15 साल बीतेंगे आप उस फ्लैट के अंदर ट्रैप हो चुके होंगे। दिल्ली में बहुत सारे एरियाज हैं जो अर्ली 90s में या लेट 80s में डेवलप हुए थे, जैसे कि मयूर विहार हो गया, आईपी एक्सटेंशन हो गया, या फिर गाजियाबाद में इंदिरापुरम वगैरह के एरिया हो गए। तो वहां फ्लैट्स इतने पुराने और इतने जर्जर हो चुके हैं कि इवन आई पर्सनली वुड नॉट प्रेफर टू गो देयर एंड लिव। मुझे अगर लेना है तो मैं ग्रेटर नोएडा या गुड़गांव की नई सोसाइटीज में रहना प्रेफर करूंगा, इन कंपैरिजन टू दोज जस्ट भूतिया सी सोसाइटी लगती है मुझे बहुत सारी। तो मेरे हिसाब से भगवान ने जमीन तो लिमिटेड बनाई है। प्राइम लोकेशंस की जमीन भले ही थोड़ी ही हो, लेकिन अगर आप ले सकें तो इससे बेहतर इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है। और अगर मकान, हाँ, अगर रहने के लिए आपको चाहिए, द चॉइस इज योर्स। अगर आपको पर्सनल रहने के लिए चाहिए तो मेंटल पीस की कोई कीमत नहीं होती है। अगर आपको किसी सोसाइटी में रहने का मन है, आपको किराए पे नहीं लेने की इच्छा है, हालांकि किराए पे लेना भी एक बहुत अच्छा विकल्प है। इन्वेस्टमेंट जो आप करेंगे उस कंपैरिजन में काफी कम अमाउंट में आपको वो रेंटल पे वही फ्लैट मिल जाएगा, और आपके लिए वो डेप्रिशिएटिंग भी नहीं होगा। आपको जिस दिन मन करेगा रिलोकेट करने का, आप बड़े इजिली रिलोकेट कर सकते हो। तो दैट फ्लैट इज अनदर ऑप्शन अगर आपको रहने के लिए चाहिए। फिर भी अगर आप प्रेफर करते हैं कि नहीं, मुझे अपने मकान में ही रहना है, मुझे एक मेंटल पीस, ए सेंस ऑफ प्राइड, ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स, तो ये है रीजन। तो आप यू कैन गो फॉर वन फ्लैट, बट डेफिनेटली नॉट एज एन इन्वेस्टमेंट। वो आपका घर है, दैट इज योर होम। आपने घर की वो कीमत चुकाई, और एक घर की कोई कीमत हो नहीं सकती। वो एज ए इन्वेस्टमेंट आपने नहीं किया, वो रहने के लिए आपने किया, और यू कैन गो फॉर दैट। बट नेवर गो फॉर एन अपार्टमेंट एज एन इन्वेस्टमेंट। वो एज ए इन्वेस्टमेंट गलत है। भले ही आउटस्कर्ट्स में मिले, लेकिन जमीन लें, या फिर जमीन पे बना हुआ मकान लें। और ऐसे ऑप्शंस भी हैं कि अगर आप मकान ले रहे हैं तो आपका रेंटल यील्ड एटलीस्ट, फॉर एग्जाम्पल मान लो 1 करोड़ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो दिल्ली में, पर्टिकुलरली दिल्ली में बहुत सारी ऐसी जगह हैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो मैं आपको फर्दर गाइड भी करूंगा इसके रिगार्डिंग कि कहाँ ऐसे ऑप्शंस हैं कि अगर आप 1 करोड़ रुपया लगाते हो तो मिनिमम रेंटल यील्ड महीने का 50 से 60 हजार रुपया बहुत इजीली आएगा, और वो आपको एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम देगा, रेगुलर फ्लो ऑफ मनी। पैसा का रेगुलर फ्लो अगर आपके पास आने लगेगा तो आपको वो अलग कॉन्फिडेंस देगा। वो कॉन्फिडेंस क्या देगा कि इस 50 हजार रुपए को मैं कहीं भी लगा सकता हूं। भले ही स्टॉक्स में अगर आपको रिस्की भी लग सकता है, तो वो रिस्क आप ले सकते हो कि अगर ये 50 हजार डूब ही जाएगा तो अगले महीने फिर 50 तो आ जाएगा। कुछ नहीं, हमने लोन लेके ही अगर वो रियल एस्टेट खरीदा है तो उसकी आधी से ज्यादा ईएमआई तो इस रेंटल यील्ड से ही चली जाएगी, जो मेरा मानना है। तो ऐसे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज दिल्ली एनसीआर रीजन में हैं कि अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो एटलीस्ट 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का 1.25 लाख तक किराया आता है। आगे मैं ये भी डिस्कस करूंगा डिटेल्स में कि कैसे ऐसी प्रॉपर्टीज आप चूज करें, कैसे क्लियर टाइटल देखें,
आगे जो भी प्रॉपर्टी को परचेज करने के दौरान क्या क्या प्रिकॉशंस रखने हैं, ये अलग एक एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे ये सारी बातें। तो ये रही बात रियल एस्टेट की। यू कैन गो फॉर इट। प्रॉब्लम कहाँ है? एक मुश्त पैसा चाहिए जो बहुत लोगों के पास नहीं होता है। तो इसलिए उनके पास अपॉर्चुनिटीज क्या बचती है? म्यूचुअल फंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स एंड लाइकवाइज। नेक्स्ट, एवरीवन्स फेवरेट, गोल्ड। और खासकर तब जब गोल्ड के रेट इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं। अब हर कोई कह रहा है कि मुझे सोना खरीद लेना है। अगेन दिस इज द बैड साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टिंग। तुम तब कहां थे जब 2012 से लेकर और 2020 तक सोना स्टैग्नेंट था, अराउंड 30,000 35,000 पर 10 ग्राम्स के रेट पे था। तब आपको यह ख्याल नहीं आया कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना था। और अब जब जाकर above 1,20,000 whatever today's rate is, आज जाकर आप सोना खरीद रहे हो। और अगले 5 साल जब वो कांस्टेंट हो जाएगा, नहीं बढ़ेगा, इसी रेंज में घूमता रहेगा, तब फिर आप उस सोने को बेचकर और फिर कहीं और इन्वेस्ट करोगे, फिर वो स्टैग्नेंट हो जाएगा। तो एक बेसिक लॉ जरूर याद रखना इन्वेस्टमेंट का, एंड दैट इज डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एसेट्स, ये बहुत जरूरी है, ये डिसिप्लिन। वरना आप फ्रस्ट्रेट होके कभी इस जगह कूदोगे, कभी वहां कूदोगे। क्या ये लॉ? आपको हर एसेट में इन्वेस्ट करना है। कुछ अमाउंट आपका स्टॉक्स में होना चाहिए, कुछ म्यूचुअल फंड में होना चाहिए, कुछ गोल्ड में होना चाहिए, कुछ रियल एस्टेट में होना चाहिए, कुछ ऐसे एसेट्स में होना चाहिए जिससे एक आपको रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम आए, और लास्ट मेरा मानना है कि थोड़ा सा अमाउंट क्रिप्टो में भी होना चाहिए। अब ज्यादातर लोग ये बात सुनकर मुझसे नाराज हो जाएंगे कि ये तो क्रिप्टो की वकालत कर रहा है। नहीं, ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट, जिससे कि आपकी रातों की नींद को कोई फर्क ना पड़े। बहुत छोटा अमाउंट जिस पे आप रिस्क ले सको, हो सकता है कि यही आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बन जाए। मैं जो रेगुलर मीम क्रिप्टो की बात नहीं कर रहा हूं, बट जो रिलायबल, जो स्टैब्लिश्ड, जो टॉप के दो तीन क्रिप्टोज हैं, जैसे बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, इन तरह की चीजों में अगर आप चाहें तो एक बहुत ही माइनर अमाउंट, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, जो आपकी कैपेसिटी हो, वो डालें और डालकर भूल जाएं। बस भूलने के लिए मैं ये कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उससे रिटर्न की एक्सपेक्टेशन करो। एक्सपेक्टेशन ब्रिंग्स फ्रस्ट्रेशन। वो पैसा बस डालो और भूल जाओ। हो सकता है कि वो 5,000 रुपया आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मिरेकल कर दे। तो इसलिए 5,000, 10,000 का चांस कोई भी ले सकता है, मेरा मानना है। उसको खरीदने के लिए अलग अलग पोर्टल्स हैं इंडिया में, जो आप अपने बैंक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करके उन पोर्टल के थ्रू खरीद सकते हो क्रिप्टोज। तो ये रही एक अपॉर्चुनिटीज। ओवरऑल जो मैंने सम अप किया कि पहला रूल, डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग एसेट क्लासेस जो बताए मैंने, उन सब में आपका पैसा होना चाहिए। कुछ कुछ अमाउंट, जैसे एक एसेट क्लास अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो दूसरा उसको कॉम्पेंसेट कर देगा, नहीं तो तीसरा कर देगा। और ओवरऑल ये सब मिलाकर आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस देगा, एक सेंस ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हिलूंगा नहीं। मैं इतना स्ट्रांग बन चुका हूं, इतने अलग अलग सोर्सेज ऑफ इनकम क्रिएट कर चुका हूं कि अच्छों की हिम्मत नहीं है कि मुझे हिला सके। क्या होगा? वर्स्ट केस में एक एसेट परफॉर्म नहीं करेगा, वर्स्ट केस में एक एसेट डूब जाएगा, फिर भी मेरे पास 4-5 एसेट हैं। कितना पैसा चाहिए? मैं मस्ती में रहूंगा, कुछ नहीं होता। सो ये जब सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आपके अंदर आएगा ना, तो दैट विल गिव ए न्यू डायमेंशन टू योर लाइफ, टू योर हैप्पीनेस एंड टू योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अगली सीरीज में मैं डिस्कस करूंगा 1 by 1 इन सारे एसेट क्लासेस के बारे में, स्टॉक्स के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, क्रिप्टोज के बारे में, गोल्ड के बारे में और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें आगे कि शुड आई कंटिन्यू दिस सीरीज, और आपको ज्यादा बोर कर दिया और मैं इसे यहीं बंद कर दूं। उम्मीद है अगर पसंद आया होगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में तो आप बताने ही वाले हो
कि मुझे इस सीरीज को कंटिन्यू करना है या नहीं। दैट्स ऑल, साइनिंग ऑफ।